Good morning students, my name is Raghuveer and welcome back to my channel English with Raghuveer sir। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम आपको सिखाएंगे हाउ टू मेक ए सेंटेंस का सेकंड पार्ट। कल जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस जर्नी से होकर गुजरना पड़ता है। तो हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है सेंटेंस की वो होती है लेटर। लेटर से क्या बना था वर्ड, वर्ड से क्या बना था फ्रेज, फ्रेज से क्या बना था क्लोज और क्लोज से क्या बना था सेंटेंस। इस जर्नी को हमने बड़े आसानी से समझा। हम केवल अभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं, जिसका ग्रामर में एक टॉपिक लगता है बेसिक सेंटेंस पैटर्न। लेकिन हम उस बेसिक सेंटेंस पैटर्न को एक साथ ही कंबाइन करके पढ़ेंगे कि हम देखेंगे कि एक सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो आज का प्रश्न ये रहेगा, ये देखिए आज का प्रश्न रहेगा विच एलिमेंट्स आर यूज इन ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसका एक पर्टिकुलर ग्रामर में टॉपिक चलता है बेसिक सेंटेंस पैटर्न। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बस मेरे साथ बने रहें और बड़े ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। सारे कंसेप्ट केवल इसी एक वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो आज हम इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे कि विच एलिमेंट्स आर यूज इन ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो बेटा, एक सेंटेंस में जो एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं वो इस प्रकार हैं। इसका एक ट्रिक है और ट्रिक है SVOCA। यानी एक सेंटेंस में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, SVOCA। यानी हमें एक सेंटेंस में चाहिए होता है SVOCA, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SVOCA, जिसका फुल फॉर्म होता है, जो इस फुल फॉर्म इस प्रकार है कि इस S का मतलब होता है बेटा सब्जेक्ट। क्या होता है सब्जेक्ट। इस S का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट। इस V का मतलब क्या होता है वर्ब। इस O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। इस O का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट। इस C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। और इस A का जो मतलब होता है वो होता है बेटा एडवर्बियल। क्या होता है एडवर्बियल, ADVERBIAL। यानी एक सेंटेंस में जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं वो हमें ये चाहिए होते हैं SVOCA। यानी सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है सब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर हमें वर्ब चाहिए होती है, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, फिर एडवर्बियल चाहिए होता है। यानी एक सेंटेंस में ये एलिमेंट्स आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस में सारे एलिमेंट्स आएँ। एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में हमें सब्जेक्ट और वर्ब ही सफिशिएंट होती है, लेकिन एक सेंटेंस में ये चीज़ें भी आ सकती हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चों को ये मालूम होता है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड लगे हुए आते हैं वो अदर वर्ड होते हैं। तो बेटा अदर वर्ड नामक कोई टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में होता ही नहीं है। अगर ग्रामर के ग्रामेटिकली सेंटेंस में कोई सेंटेंस आ रहा है तो वो ग्रामर का कोई न कोई पार्ट तो ज़रूर है। तो एक सेंटेंस में ये पार्टीशन हम कर सकते हैं। अब इसको कितने टाइप से लिखा जा सकता है, तो बेटा एक टाइप तो यही है SVOCA। यानी एक टाइप से तो अपन ऐसे लिख सकते हैं SVOCA। अगर हम इसको चेंजेस करें तो बेटा हम A को आगे ला सकते हैं, A के बाद कोमा लगेगा, फिर SVOC। इस तरह हम लिख सकते हैं। हम केवल एडवर्बियल वाले पार्ट को आगे उठा के ला सकते हैं। जब भी सेंटेंस में हम इंटरचेंज करेंगे तो हम केवल एडवर्बियल वाले पार्ट को आगे लेके आएंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर बाकी सेंटेंस लिख सकते हैं। तो हम वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वर्ब कौन कौन सी आती हैं, ऑब्जेक्ट के क्या टाइप्स हैं, कॉम्प्लीमेंट के क्या टाइप्स हैं और एडवर्बियल का पता हम कैसे करें।
हम आज इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। देखो बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में। आज तक जितने भी एग्ज़ाम ली गई है या एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस में हमें वर्ब भरवाई गई है कि नहीं भरवाई गई है? या तो हेल्पिंग वर्ब भरनी होती है या मेन वर्ब भरनी होती है। तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को किसके अकॉर्डिंग भरते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरते हैं। यानी हमें सब्जेक्ट का नेचर समझना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें सब्जेक्ट बनकर आ सकती हैं। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का नेचर समझना होगा। उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी होगी? वर्ब। तो चलिए हम ये देखते हैं कि एक सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें सब्जेक्ट बनकर आ सकती हैं। तो देखिए, एक सेंटेंस में देखो बेटा, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आएगी नंबर फर्स्ट पर सब्जेक्ट बनकर आ सकती है नाउन। यानी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या बन सकती है? नाउन बन सकती है। नंबर सेकंड पर क्या बन सकती है? प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। नंबर थर्ड पर सब्जेक्ट बनेगा एडजेक्टिव। नंबर फोर्थ पर सब्जेक्ट बनेगा इन्फिनेटिव। और नंबर फिफ्थ पर जो सब्जेक्ट बनेगा वो होगा जिरंड। क्या बनेगा? जिरंड। ये चीज़ें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आ सकती हैं। अब मैंने यहाँ लिखा है नाउन, तो बेटा जरूर नाउन सब्जेक्ट बनकर आ सकती है। नाउन से ही नाउन फ्रेज बनता है। नाउन फ्रेज कंपाउंड नाउन भी हो सकती है, आएगा तो नाउन ही तो, लेकिन इसके कई प्रकार हो सकते हैं। उनको हम जब डिस्क्राइब करेंगे तो उन सबको हम एक साथ बताएंगे। देखो, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि एक सेंटेंस सब्जेक्ट बनकर क्या आएगा? नाउन सब्जेक्ट बनकर आएगी, प्रोनाउन सब्जेक्ट बनकर आएगा, एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनकर आएगा, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बनकर आएगा, जिरेंड सब्जेक्ट बनकर आएगा। ये तीन चीज़ें तो आपने सुन ली होगी, लेकिन ये दो चीज़ों के बारे में आपने अभी पता नहीं किया होगा। तो बेटा सीधा सा फंडा है, इन्फिनेटिव हम कहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। किसको कहेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका फंक्शन करेगी? सब्जेक्ट का। तो हम कैसी वर्ब भरेंगे वो हम जब इन्फिनेटिव को डिफाइन करेंगे तब बताएंगे। जिरंड किसे कहेंगे? बेटा जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट बनकर आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो हम जिरंड को जब एक्सप्लेन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तब हम पता करेंगे। पहले हम ये पता करेंगे कि एक सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें सब्जेक्ट बनकर आएगी, कौन कौन सी वर्ब सा बनकर आ सकती हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, कौन कौन से एडवर्बियल हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले पता किया कि कौन कौन सी चीज़ें सब्जेक्ट बनकर आ सकती हैं। तो बेटा मेजर जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट बनकर आने वाली वो ये 5 हैं। फर्स्ट पर नाउन, सेकंड पर प्रोनाउन, थर्ड पर एडजेक्टिव, फोर्थ पर इन्फिनेटिव, फिफ्थ पर जिरंड। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें सब्जेक्ट बनकर आएंगी। अब ये तो हो गया सब्जेक्ट वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम बात करते हैं वर्ब की, कि वर्ब के कितने टाइप्स हैं, वर्ब कैसे फंक्शन करेगी, कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, वो हम अब वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमने पढ़ लिया है सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे बेटा वर्ब की। तो वर्ब के बेटा दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। वर्ब का पहला टाइप्स है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब का दूसरा टाइप्स है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। वर्ब के इन दो के अलावा और भी कई टाइप हैं, लेकिन हम पहले इनको पढ़ेंगे। और जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, क्योंकि अगर आप मेरे वाले सीक्वेंस से लिखेंगे तो आपको ग्रामर को समझने में बड़ी आसानी होगी। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हेल्पिंग वर्ब बनेंगी, कौन कौन से मेन वर्ब बनेगा। इसका सीधा सा फंडा है कि अगर जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं बाद में लगाते हैं, मेन वर्ब पहले लगाते हैं बाद में लगाते हैं, तो बेटा इसकी सीधी सी ट्रिक है कि हम जब ABCD पढ़ते हैं तो H पहले आता है कि M पहले आता है? बताओ, H पहले आता है ना। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी और मेन वर्ब बाद में लगेगी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है वो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सारी हम यहाँ एक साथ
लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। तो जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। तो हेल्पिंग वर्ब का सीक्वेंस लिखा मैंने डू, बी, हैव। क्या लिखा मैंने? डू, बी, हैव। तो बेटा डू में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? डू में आएगी डू, डज और डिड। आर यू अंडरस्टैंड? देखो तीनों डी से स्टार्ट है, तो डू में आएगी डू, डज और डिड। बी में आएंगी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर। बी में इज, एम, आर, वॉज, वर आएंगी। हैव में आएंगी हैज, हैव और हैड। आर यू अंडरस्टैंड? ये तीनों भी देखो एस से स्टार्ट है। यहाँ तो सीक्वेंस मिल रहा है, केवल बी में नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा हमको लर्न करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब का सीक्वेंस क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब का सीक्वेंस लिखना है डू, बी, हैव। डू में क्या आएगी? डू, डज, डिड। इसी सीक्वेंस में लर्न करना है। बी में क्या आएगी? इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव में क्या आएगा? हैज, हैव, हैड। इसके बाद दो वर्ब और आती हैं हेल्पिंग वर्ब, वो होती हैं विल और शैल। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद तीन सेमी मार्जिनल वर्ब आती हैं और तीनों सेमी मार्जिनल वर्ब हैं बी, बीइंग और बीन। तीनों सेमी मार्जिनल वर्ब हैं बी, बीइंग, बीन। बेटा ये तीनों वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग। इन तीनों को मैंने बॉक्स में इसलिए बंद किया है कि बेटा ये सेंटेंस में कभी भी अकेली नहीं आएंगी। अगर आप सेंटेंस में बी, बीइंग और बीन का यूज़ अकेले कर रहे हो तो आपका सेंटेंस 100% क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इनका यूज़ फिर कहाँ करेंगे? तो इनका यूज़ हम करेंगे इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में, यानी बी, बीइंग, बीन, इन तीनों का यूज़ हम कहाँ करेंगे? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, यानी इन तीनों हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कहाँ करेंगे? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो हो गई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिन्हें हम प्राइमरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी वर्ब की याद कैसे करोगे? इसी सीक्वेंस में याद करोगे जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं टेंस पढ़ाऊँगा, जब मैं पैसिव पढ़ाऊँगा, जब मैं नरेशन पढ़ाऊँगा, तो आपको ये सीक्वेंस लर्न होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो इसी को ही फॉलो करेगी। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद में आता है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब या सेकेंडरी वर्ब्स जो होती हैं वो होती है बेटा मॉडल वर्ब्स। क्या होती हैं? मॉडल वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? मॉडल वर्ब। अब कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स होती हैं? मॉडल वर्ब जो होती हैं वो ही बेटा हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करती है। बात समझ में आ गई? एक हेल्पिंग वर्ब ये होती है, और अब मैं जो मॉडल वर्ब लिख रहा हूँ वो भी हेल्पिंग वर्ब ही होती है। इनके अलावा दुनिया में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ग्रामर के अंदर ये लास्ट हेल्पिंग वर्ब हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो बेटा मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है ये देखेंगे। देखो वो होती है बेटा कैन, कैन से बनेगा कुड, मे, माइट, मस्ट, फिर उसके बाद में आता है विल, वुड, शैल, शुड, फिर उसके बाद में आता है नीड, डेयर, यूज टू और ought to। ought to। देखो बेटा यहाँ पे भी मैंने विल शेल लगाया, यहाँ पे भी मैंने विल शेल लगाया। तो बेटा विल शेल हेल्पिंग वर्ब में भी यूज़ होती है और मॉडल में भी यूज़ होती है। अभी केवल हम बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। अब इनमें कौन से मार्जिनल मॉडल हैं, कौन से सेमी मार्जिनल मॉडल हैं और कौन से सेकेंडरी मॉडल हैं, वो बाद में जब हम मॉडल चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी केवल हमें ये पता करना है कि जो टोटल हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो ये होती हैं, डू, बी, हैव का सीक्वेंस होता है और ये मॉडल वर्ब होती है। बस अभी हमें केवल ये सीखना है। तो बेटा मॉडल वर्ब इनके अलावा और कोई सी भी नहीं होती है। इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और इन्हीं को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इनके अलावा ग्रामर के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको एक सीधा सा छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ जिसको आप आज ही जाकर चेक कर सकते हैं। देखो बेटा अगर अकेला मॉडल आए किसी सेंटेंस में, मान लो अकेला मॉडल आ रहा है, तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए मॉडल के साथ बी आ रहा है
तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए मॉडल के साथ हैव आ रहा है, क्या आ रहा है? हैव, तो भी हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर मॉडल के साथ हैव प्लस बीन आ रहा है, क्या आ रहा है? हैव प्लस बीन, तो भी हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आज आप मॉडल वाले चैप्टर में जाइए और इस ट्रिक को चेक कीजिए कि अगर मॉडल अकेला आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के साथ बी लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मॉडल के साथ हैव लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मॉडल के साथ हैव प्लस बीन लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आर यू अंडरस्टैंड? इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई, क्लियर? अब हम बात करेंगे मेन वर्ब की। बेटा मैं वापस अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में लर्न करना है, अपनी ओर से ज्ञान नहीं लगाना है। मैंने अपनी ट्रिक्स बना रखी, उन ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे मेन वर्ब की कि दुनिया में मेन वर्ब कौन कौन सी होती है, उन मेन वर्ब्स की हम बात करेंगे और जो मेनली वर्ब के टाइप है उनकी भी हम एक बार बात करेंगे। चलते हम मेन वर्ब्स की बात करते हैं। देखिए मैं इन मॉडल वर्ब्स को हटा देता हूं यहां से। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। तो दुनिया में बेटा मेन वर्ब केवल 4 ही हैं, 4 के अलावा 5वीं नहीं है। ग्रामर ने केवल 4 ही मेन वर्ब बताई है। एक तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इनके अलावा वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती है, क्लियर? अब इनके कई प्रकार के नाम हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन हमें अभी इनसे कोई मतलब नहीं है। हम केवल इतना सीखेंगे कि मेन वर्ब ये 4 होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये सेंटेंस में कैसे काम करती है? तो बेटा सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाता है, यानी जो सब्जेक्ट होगा जिसके द्वारा जो काम किया जाएगा वो मेन वर्ब होगी। और मेन वर्ब का पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट द्वारा किया हुआ काम मेन वर्ब होगी, और सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा कि जो क्रिया होगी, जो मुख्य क्रिया होगी यानी जो मेन वर्ब होगी, जिसको जो करेगा वो सब्जेक्ट होगा, क्लियर? अब मेन वर्ब के अलावा वर्ब के और कौन से टाइप्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। ये मेन वर्ब है बेटा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो हम आज सारी जो वर्ब्स हैं उनको भी यहाँ देख लेते हैं। तो बेटा देखो, इनके अलावा वर्ब्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इनके अलावा वर्ब्स के टाइप है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके बाद होता है रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। तीसरा प्रकार है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और लास्ट टाइप है लिंकिंग वर्ब, लास्ट टाइप है लिंकिंग वर्ब। फर्स्ट टाइप है फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब, सेकंड है रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब, थर्ड है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब और फोर है लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब में आपको क्या क्या पढ़ना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी। इसके अलावा वर्ब्स के ये फॉर्म होते हैं। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट कौन सी होती है, रेगुलर कौन सी होती है, इर्रेगुलर कौन सी होती है, ट्रांजिटिव कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव कौन सी होती है, लिंकिंग वर्ब लास्ट। ये मेन वर्ब के टाइप्स हैं, यानी इनको भी हम पढ़ेंगे। ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आएंगी। रेगुलर वर्ब मेन वर्ब को शो करेगी, फाइनाइट नॉन फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब को शो करेगी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब मेन वर्ब को शो करेगी, लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब को भी शो करेगी और मेन वर्ब को भी शो करेगी। जो हम
जब सेंटेंस करेंगे तब आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देंगे। आर यू अंडरस्टैंड? तो आपको मैंने आज सब्जेक्ट समझा दिया कि सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। वर्ब के दो टाइप्स हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मेन वर्ब को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करेंगे हम ऑब्जेक्ट की, कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बेटा टाइप्स होते हैं। बेटा अब हमने वर्ब को कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स का होता है और ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में हम पता कैसे करेंगे। तो बेटा देखो, ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं। ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ग्रामर ने कहा कि सेंटेंस में पहले हम क्या रखेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाद में हम क्या रखेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाद में हम क्या रखेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में मान लो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है, तो इनका सेंटेंस में हम पता कैसे करेंगे? तो पता करने का जो तरीका है वो बहुत आसान है बेटा, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो बेटा लिविंग होगा। क्या होगा? लिविंग होगा। लिविंग का मतलब जानते हो आप, क्या होगा? सजीव। ठीक है, यानी कोई ऐसा एनिमल या पर्सन या ऐसी कोई थिंग होगी जिसमें जीवन होगा, लिविंग होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा बेटा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होगा? नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग होगा तो नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव, यानी जिसमें जीवन नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स हैं। पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, यानी सेंटेंस में पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इनको पहचानने का तरीका क्या है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कैसा होगा? लिविंग होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होगा? नॉन लिविंग होगा। लेकिन तीसरा तरीका मैं और बता देता हूँ कि आपको सेंटेंस में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगा पाएंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगा पाएंगे। उसका सिंपल सी बात है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए तो एक वर्ड है whom। कौन सा WH वर्ड है? whom। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक वर्ड है what। जब हम whom और what का प्रश्न किससे करेंगे? मेन वर्ब से। किससे करेंगे? मेन वर्ब से। अभी हमने वर्ब पढ़ी थी ना, तो उसमें जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब से हम प्रश्न करेंगे whom और what से। तो whom का आंसर आने पर तो क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? लिविंग। वाट का प्रश्न करने पर मेन वर्ब से हमें मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो होगा नॉन लिविंग। तो इन दोनों का क्या हो गया कि रिप्लाई आंसर टू मेन वर्ब, यानी व्हाट से आंसर मेन वर्ब से लेंगे तो नॉन लिविंग या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। वूम से हम आंसर लेंगे मेन वर्ब से तो हमें लिविंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझेंगे। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने कहा ही गेव मी ए बुक, कि उसने मुझे एक पुस्तक दी। तो देखो बेटा, ही तो क्या है? सब्जेक्ट है। गेव क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, मी क्या है? अब मी का हम पता करेंगे, क्योंकि देखो ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। सब्जेक्ट में मैंने कहा ना, सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ बन के आ सकती है? प्रोनाउन बन के आ सकती है। तो प्रोनाउन ये रहा। मेन वर्ब है, क्योंकि ही क्या काम कर रहा है? ही जो सब्जेक्ट जो काम करता है वो मेन वर्ब होती है। ये क्रिया है, देने की क्रिया हो रही है। अब देखो, अब इनमें पता करेंगे देखो कि ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंटिंग एडवर्बियल है, इनका पता करेंगे। तो देखो बेटा, मैंने कहा कि सेंटेंस में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होगा? लिविंग। तो बेटा देखो, मी यानी मुझे, तो मैं तो लिविंग ही हूँ ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हुआ, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखो ए बुक, तो ए बुक नॉन लिविंग है। क्लियर? लेकिन हम वाट और वूम से प्रश्न करके देखते हैं। अगर आंसर ये आता है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। देखो एग्जांपल, वूम गेव किसको दिया? आंसर आ रहा है मुझे दिया। वूम गेव किसको दिया? मुझे दिया। वाट गेव क्या दिया? वाट गेव क्या दिया? ए बुक, एक पुस्तक दी। आर यू अंडरस्टैंड? तो देखो बेटा, वूम का आंसर आ रहा है, तो मी तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए बुक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आर यू अंडरस्टैंड? समझ गए होंगे कि हम जब वूम का आंसर करेंगे मेन वर्ड से, वूम गेव किसको दिया? मुझे दिया। वाट गेव क्या दिया?
एक पुस्तक दी, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ग्रामर ने तो ये कहा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखना है। और ये लिविंग होगा, देखो लिविंग है, ये नॉन लिविंग होगा, ये नॉन लिविंग है। लेकिन मान लीजिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह रखें और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह रख के देखते हैं। देखिए हम इनका प्लेस चेंज करके देखते हैं, प्लेस चेंज करने पर क्या मिलता है। तो देखो बेटा गौर से हम देखते हैं, प्लेस चेंज करते हैं तो हो गया सेंटेंस ही गेव ए बुक मी। अब देखो देखिए सेंटेंस सही है क्या? सेंटेंस को पढ़ने पर पता चल रहा है कि सेंटेंस कुछ अधूरा नजर आ रहा है। ही गेव ए बुक मी, तो सेंटेंस को पढ़ने पर पता चल रहा है कि सेंटेंस कुछ अधूरा नजर आ रहा है। तो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए अपन क्या लगाएंगे? तो बेटा इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना इस बात को, ये ट्रिक समझ लो कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखें तो हमको इन दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन। और बेटा पूरी कंप्लीट ग्रामर में जब हम ऑब्जेक्ट का स्थान इंटरचेंज करते हैं तो 3 ही प्रीपोजिशन हमें लगाने हैं। और वो 3 प्रीपोजिशन कौन से हैं? टू, फॉर, विद। कौन कौन से लगाने हैं? टू, फॉर और विद। इन तीनों के अलावा कोई चौथे नंबर का प्रीपोजिशन हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अब बताओ इन तीनों में से कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ सूटेबल है? तो देखो ही गेव ए बुक टू मी, कौन सा प्रीपोजिशन सूटेबल है? टू मी। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये ऑब्जेक्ट का गेम है, ये गेम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है। आपको ग्रामर के सारे कंसेप्ट बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। ऑब्जेक्ट के 2 टाइप्स हैं। ग्रामर ने कहा पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखो, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा? लिविंग होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा? नॉन लिविंग होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग को निकालने के लिए हम वूम से प्रश्न करेंगे, मेन वर्ब से, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए व्हाट से प्रश्न करेंगे, मेन वर्ब से, निकल के आ जाएगा। लेकिन जब मैंने कहा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह रखें और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह रखें, तो उस सेंटेंस में जब हम इंटरचेंज कर देंगे इनकी जगह तो सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा, यानी अर्थ कंप्लीट नहीं होगा, उसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें उन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। और ग्रामर ने ये 3 प्रीपोजिशन बताए हैं, टू, फॉर, विद। जो भी प्रीपोजिशन सूटेबल होगा वो हम लगाएंगे। तो यहाँ टू सूटेबल था तो हमने टू लगा दिया। आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट के भी 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट होते हैं? तो बेटा एक कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट के भी 2 टाइप्स हैं। एक तो होता है बेटा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट के भी 2 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट को वैसे बेटा हिंदी में पूरक कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये सेंटेंस में फंक्शन कैसे करता है, इसका पता कैसे चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट है? तो बेटा जो सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, जो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। डिस्क्राइब का मतलब होता है उसकी विशेषता बताएगा, जैसे सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं जैसे टू मॉडिफाई सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा। टू मॉडिफाई ऑब्जेक्ट, टू मॉडिफाई ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, यानी सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कौन सा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और कौन सा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया 3rd क्लास का। जैसे मैंने कहा ही इज़ ए टीचर, ही इज़ ए टीचर। देखो गौर से समझो,
अगर मैं इसको पहले करवाता इस सेंटेंस को, तो आप इसको सब्जेक्ट लगाते, इसको हेल्पिंग वर्ब लगाते और ए टीचर को 100% ऑब्जेक्ट लगाते। बोलो आपके मन में यही आया होगा, ही सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ए टीचर ऑब्जेक्ट है। पर ये सेंटेंस आपका गलत है। ये सब्जेक्ट तो है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ए टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो गौर से देखो बेटा, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएगी जब इसके बाद में क्या आए? मेन वर्ब। यानी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएगी जब इसके बाद में क्या आएगी? मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब नहीं आ रही है तो वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन नहीं कर रही है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज़ के बाद में मेन वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन नहीं कर रही है। अब ये किसका फंक्शन कर रही है? तो ये भी चेक करते हैं। तो देखो बेटा, मैंने कहा था जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो देखो सेंटेंस है ही इज़ ए टीचर, कि वह एक टीचर है। तो ही कौन है? ही तो टीचर है। और टीचर ही कौन है? टीचर ही है। बात समझ में आ गई? यानी जो ही है वो टीचर है, टीचर ही कौन है? ही है। तो ये जो टीचर की पोस्ट है वो ही की विशेषता बता रही है, ही का पोजीशन बता रही है। तो ये वर्ड जो हुआ वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। और जब सेंटेंस में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है और बीच में कोई भी वर्ब आती है तो वो बेटा लिंकिंग वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। अब बेटा ज़रूरी नहीं इजी हो, पूरी बी वर्ब लिंकिंग वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब लिंकिंग वर्ब है। इसके अलावा कई वर्ब हैं, गेट, बिकम, ये भी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। जैसे मैं कहूँ ही बिकेम ए टीचर, जैसे मैंने कहा ही बिकेम ए टीचर, ये सेंटेंस मैंने लिखा, ही बिकेम ए टीचर। अब देखो बेटा, इसमें मैंने इज एम आर का यूज़ नहीं किया है, इसमें मैंने एक बिकेम वर्ब लगाई है जो मेन वर्ब होती है। लेकिन यहाँ ये मेन वर्ब का फंक्शन नहीं कर रही है, यहाँ ये लिंकिंग वर्ब का फंक्शन कर रही है। क्यों? जो ही है वो ही तो टीचर है और टीचर है वो ही तो ही है। तो ही की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो ये बिकेम जो हो गई वो लिंकिंग वर्ब हो गई और ये ए टीचर कौन सा हो गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। आर यू अंडरस्टैंड? मेरे को पूरा विश्वास है आपको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। और जब भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पीछे वाला वर्ड होगा तो बीच में 100% क्या आएगी? लिंकिंग वर्ब ही आएगी। और ये बात ध्यान रखना, जब लिंकिंग वर्ब आएगी तो लिंकिंग वर्ब के बाद में हमें 100% क्या मिलेगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा। इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि अगर कोई वर्ब लिंकिंग वर्ब का फंक्शन कर रही है इस तरह, यानी सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट का कोई पीछे विशेषता बताने वाला वर्ड है और बीच में कोई वर्ब लग रही है, तो वो बेटा 100% लिंकिंग वर्ब होगी। और लिंकिंग वर्ब के बाद में 100% सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की। किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की। देखो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस में कुछ वर्ड आएंगे जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएंगे, उसे भी हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने कहा वी मेड हिम ए मॉनिटर। वी मेड हिम ए मॉनिटर, MONITOR, कि हमने उसे मॉनिटर बनाया। इसका इंद्रिय क्या हो गया? हमने उसे मॉनिटर बनाया। तो देखो बेटा, इसमें वी तो क्या है? सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। मेड इसमें मेन वर्ब है, मेड इसमें क्या है? मेन वर्ब है। अब इसमें दो वर्ड बचे, हिम और ए मॉनिटर। तो देखो इनका पता कैसे लगाएंगे कि हिम तो क्या है और ए मॉनिटर क्या है? मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आती है। तो पहले तो हम ऑब्जेक्ट को पता करने का तरीका लगाएं। तो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे कि वाट और वूम से आंसर करेंगे, वाट और वूम से आंसर करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो देखो बेटा, हुम मेड किसको बनाया? हिम, उसको बनाया। तो बेटा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो वाट मेड क्या बनाया? मॉनिटर बनाया, बोलो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
आर यू अंडरस्टैंड? अब देखो यहाँ पर एक लोचा है जो आपको समझना है, एग्जाम में जो गड़बड़ होगी वो यही होगी। मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होगा, पर यहाँ ये भी लिविंग है और ये भी लिविंग है। यानी बात हिम की तो हो रही है भाई, हमने बनाया उसे क्या बनाया, मॉनिटर बनाया, और मॉनिटर ही कौन है, हिम है। यानी जो ये मॉनिटर वाली पोस्ट है वो हिम की तो है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? तो बेटा मैंने कहा कि वाट और वूम का आंसर तो आ रहा है। देखो वूम मेड किसको बनाया, उसको बनाया, वाट मेड क्या बनाया, मॉनिटर बनाया। आंसर तो वाट और वूम दोनों को आ रहा है, और वाट और वूम से हम ऑब्जेक्ट का पता करते हैं। पर ये ध्यान रखना, वूम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताता है, वाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताता है, तो आंसर दोनों का आ रहा है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा, तो ये नॉन लिविंग नहीं है। इस बात पर फोकस करना है, इस बात पर हाईलाइट रहना है, ये नॉन लिविंग नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो देखो बेटा ये क्या है, वी यानी हमने, मेड यानी बनाया, हिम यानी उसको, और उसको क्या बनाया, ए मॉनिटर बनाया, यानी उसको मॉनिटर बनाया। तो बोलो ये ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आर यू अंडरस्टैंड? कि देखो हिम की विशेषता बता रहा है, वी मेड हिम ए मॉनिटर। जैसे मैं कहूँ वी इलेक्टेड हिम ए प्रेसिडेंट, हमने उसे प्रेसिडेंट बनाया, तो प्रेसिडेंट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में हमें इतना ही समझना है। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट के दो टाइप्स हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होंगे जो सब्जेक्ट की विशेषता बताएंगे, और ये हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आएंगे। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे? जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएंगे उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। बस हमें इतना ही इसमें पढ़ना है। अब हम बात करेंगे एडवर्बियल की, कि सेंटेंस में एडवर्बियल क्या फंक्शन करता है और एडवर्बियल का पता हम सेंटेंस में कैसे लगाएं। तो बेटा एडवर्बियल को पता करने का तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कि 4 वर्ड मैं लिख रहा हूँ, चारों वर्ड को ध्यान दो। व्हेन, वेयर, वाई और हाउ, ये 4 वर्ड हैं, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। अब इनका हिंदी अर्थ तो आपको आता होगा। व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वाई का मतलब होता है क्यों, और हाउ का मतलब होता है कैसे। एक सेंटेंस में एडवर्बियल का पता कैसे लगेगा? कि ये 4 वर्ड है, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। इन 4 वर्डों का आंसर किससे आ जाए? मेन वर्ब से। अगर मेन वर्ब से इन चारों का आंसर आ रहा है तो वो सेंटेंस में एडवर्बियल कहलाएगा। अगर व्हेन, वेयर, वाई, हाउ का आंसर किससे रिपीट हो जाए? मेन वर्ब से, ठीक है? टू रिप्लाई आंसर, टू रिप्लाई आंसर, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? एडवर्बियल। फॉर एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। देखो जैसे मैंने कहा ही प्लेज इन द ग्राउंड, मैंने कहा ही प्लेज इन द ग्राउंड। बोलो सिंपल सेंटेंस है कि नहीं है? ही प्लेज इन द ग्राउंड, तो ही तो बेटा सब्जेक्ट है, प्लेज खेलता है, क्रिया कर रहा है, तो ये मेन वर्ब है। अब इन द ग्राउंड एक पूरी फ्रेज है, हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया था ना, इन द ग्राउंड फ्रेज है कि नहीं है? अब ये फ्रेज कौन सी फ्रेज है उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस सेंटेंस में ये SVOCA में से किसका फंक्शन कर रही है? तो देखो मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, बात समझ में आ रही? ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे? वाट और वूम से। तो वाट प्लेज क्या खेल रहा है? नहीं आ रहा आंसर। वूम प्लेज किसको खेल रहा है? नहीं आ रहा आंसर, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब ये सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है क्या? ही प्लेज इन द ग्राउंड, तो कोई विशेषता नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। अब बात करते हैं एडवर्बियल। ये 4 वर्ड व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, इनका आंसर किससे रिप्लाई हो जाए? मेन वर्ब से। तो देखो व्हेन प्ले कब खेल रहा है? नहीं आ रहा जवाब। वेयर प्ले कहाँ खेल रहा है? इन द ग्राउंड। बोलो आ गया कि नहीं आ गया जवाब? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो ये बेटा एडवर्बियल है। आर यू अंडरस्टैंड? सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा माई मदर इज़
कुकिंग फूड, माई मदर इज़ कुकिंग फूड इन द किचन, इन द किचन। देखिए अब बेटा इसमें माई मदर पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद में मेन वर्ब आ रही है, देखो कुकिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तभी कहलाएगी जब उसके बाद में क्या आ जाए, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आ रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रही है, ये मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है। अब अपने पास दो वर्ड बचे, फूड और इन द किचन। तो देखो मेन वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का पता करेंगे, व्हाट कुकिंग, क्या पका रही है, खाना पका रही है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है क्या, नहीं बता रहा। ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है क्या, नहीं बता रहा। अब आ जाओ एडवर्बियल पर। वहन कुकिंग, कब पका रही है, नहीं आ रहा जवाब। वेयर कुकिंग, कहाँ पका रही है, किचन में पका रही है, तो ये एडवर्बियल है। यानी बेटा इन चारों में से किसी एक भी वर्ड का जवाब आ जाए, यानी व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, इन चारों में से किसी एक का जवाब आ जाए तो वो इंग्लिश में क्या कहलाएगा, एडवर्बियल। मान लो मैं इन द किचन के बाद में ऐसे लिख दूँ, एट दिस टाइम, क्या लिख दूँ, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुडे, एट दिस टाइम टुडे। क्लियर। तो देखो एट दिस टाइम और टुडे दो वर्ड जोड़े हैं, तो देखो वेयर कुकिंग, कहाँ पका रही है, इन द किचन, एडवर्बियल है। व्हेन कुकिंग, कब पका रही है, एट दिस टाइम, तो बेटा ये भी एडवर्बियल है और ये भी एडवर्बियल है। बात समझ में आ गई। यानी व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, इन चारों का आंसर अगर मेन वर्ब से रिप्लाई हो जाए तो उसे हम एडवर्बियल कहते हैं। तो ये हमारा एक कंसेप्ट था कि विच एलिमेंट्स आर यूज इन ए सेंटेंस। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, SVOCA, इसवो का। तो हमने एक चैप्टर, एक वीडियो के अंदर हमने इतना पढ़ा। अब जो बाकी चीज़ें बची हैं कि सब्जेक्ट में जो मैंने 5 चीज़ें लिखवाई थी ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जिरंड और इन्फ्लेटिव, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। वर्ब को मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया, बस केवल फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब, इसको एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वैसे लिंकिंग वर्ब को अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उनको मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा। ये टॉपिक जब हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे तब जाकर हम ग्रामर का पहला टॉपिक उठाएंगे, टेंस। क्योंकि टेंस में क्या होता है बेटा, हमें एक सेंटेंस बनाना होता है और वो सेंटेंस इसी पैटर्न पर रहेगा, इसवो का। यानी उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, कॉम्प्लीमेंट भी होगा और एडवर्बियल भी होगा। तो हमें पहले से ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। आर यू अंडरस्टैंड। अगर आपको इस नॉलेज को आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करना है, आपको बिल्कुल ध्यान से इन चीज़ों को देखना है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। थैंक यू।